ये जो एक तबका है ना, जो इस मुल्क पे राज कर रहा है और जिसको हम अशराफिया कहते हैं, सड़कों के ऊपर नई नई गाड़ियां फिर भी निकल रही होती है। आम आदमी सोचता है कि मैं बाइक खरीदने तक के मेरे पास पैसे नहीं, हम ही क्यों पिसते रहें और हमें कब रिलीफ मिलेगा। आपके पास इकोनॉमी चलाने के लिए सिंपल तरीका ये तो भाई हुकूमत मुझे दे दें। सबके पास सिर्फ एक फॉर्मूला है कि आवाम की जेब में हाथ डालो। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद शुएब यार खान। दोस्तों, एक मतलब फिर दरख्वास्त करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी जो राय अगर पसंद आए तो उस पर अपने कमेंट्स करने ना भूलें, और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो उसे शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। अगर हम बात करें कि सफारती सतह पर पाकिस्तान ने जो कामयाबी समेटी हैं गुज़िश्ता एक साल के अंदर, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें एक आम आदमी की ज़िंदगी इस वक्त जितनी तकलीफ़ में है, ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि शायद इससे पहले इतनी तकलीफ़ में कभी ना थी, क्योंकि हमने हर तरह का जुल्म सहा है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए गुज़िश्ता 1-1.5 सालों के अंदर, बल्कि 2 से 3 सालों के अंदर जिस तरह की महंगाई हमने फेस की है, यानी कि पूरी पाकिस्तानी अवाम ने, उसकी भी मिसाल कहीं नहीं मिलती। एक जानिब हुकूमत और जो मुक़तदरा हल्के हैं वो उमूमी तौर पर देखा जाए तो तमाम तर कामयाबी समेट रहे हैं अपने फॉरेन अफेयर्स के अंदर, और जिस तरह से बॉर्डर की बात की जाए तो बॉर्डर में तो अफवाज बेहतरीन काम कर रही हैं। दूसरी जानिब जो हमारे जो अहम वज़रा हैं, वज़ीर ख़ारजा की बात कर ली जाए या वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात कर ली जाए, तो वो मुस्तकिल दौरों में रहते हैं, और उस दौरों के अंदर हम देखते ही हैं कि वो दूसरे ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बहाल कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए IMF के शिकंजे से, तो आज पाकिस्तान उसमें मज़ीद बढ़ता जा रहा है। उस शिकंजे में इस बुरी तरह फंस चुका है कि हर आए दिन हम ये खुशखबरी अपनी आवाम को सुना रहे होते हैं कि आज हमारा इतना लोन सेंक्शन हो गया, जो है IMF से इतना सेंक्शन अब हो गया है। लेकिन उससे होता क्या है? उससे होता ये है कि एक गरीब आदमी जो कि एक टैक्स पेयर है, उसकी जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप देखें कि इस तमाम तर सूरत हाल में, जहाँ पर हमने ऑपरेशन सहे, जहाँ पर हमने दहशतगर्दी सही, जहाँ पर हमने इकॉनमी की बुरी तरीन वर्स्ट सूरत हाल देखी, लेकिन इसके बाद इसमें तमाम तर सूरत हाल में जो आवाम थी वो डट कर खड़ी रही। आपने 150 पहले 60-65 से लगाया, अगर हम 65 से लेके 150 तक गुज़िश्ता हुकूमत में किए गए पेट्रोल तो आवाम ने ख़रीदा। उसके बाद एकदम से 300 साढ़े 300 के ऊपर चला गया था जब PDM की गवर्नमेंट आई थी, और उसके बाद दोबारा से जो है पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए। लेकिन अभी इस जंग के तुफ़ैल पाकिस्तानियों को तकरीबन 400 रुपये का पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। ये पेट्रोल जो है वो सिर्फ गाड़ियों में नहीं भरता है, इसकी वजह से जो आम मामूलात ज़िंदगी गुजारने के जो लवाज़मात हैं, जिनमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, और इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं जैसे मशीनरी वगैरह जो है, उसमें जो ये फ्यूल लगता है, तो उसकी वजह से तमाम तर चीज़ें महंगी हो जाती हैं। अच्छा, महंगी होने का जो तासुर है वो कुछ ऐसा है कि जब ये चीज़ें महंगी होती हैं तो जब नॉर्मल हालात हों तो उस हिसाब से सस्ती भी होनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो जिस तेज़ी से बढ़ती हैं उस तरह से कम नहीं होती। ये क्यों? और दूसरी बात अगर देखा जाए कि आवाम जो है वो हमेशा अपनी टैक्स से, चाहे वो IMF का लोन हो, चाहे मुल्क पर कर्जा हो या डिफ़ॉल्ट करने वाला हो, ये तमाम तर सूबतें जो है आवाम बर्दाश्त करती है। हम देखते हैं कि जो अशराफिया है और ख़ास तौर से जो हमारे वो तबका है जो हम पर इक़्तिदार जिनका होता है, जो हम पर हुक्मरानी करता है, उनकी जो लग्जरीज़ हैं उसमें कोई कमी नहीं आती। इस दफ़ा कुछ ऐसा हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 2 महीने की तनख्वाह का ऐलान किया, मुख्तलिफ़ तरह के फ़ंड जो हैं वो किया, और बचत स्कीम का भी अनाउंसमेंट किया और कहा कि तकरीबन 120 अरब रुपए का मुनाफा हुआ, यानी कि जो है वो कटौती हुई। यानी कि 120 अरब रुपए जो हमारी जेबों से जा रहे थे, यानी कि हमारी जेबों से वो टैक्स की मद में जा रहे थे ना, कोई असम्बलियाँ तो कमा के नहीं देती ना, वज़रा तो कमा के नहीं देते, या फिर जो मुक़्तदा हल्के हैं वो तो कमा के नहीं देते ना। ये आवाम के टैक्सेस आप लेते हैं और उसी में से कटौती करते हैं और उसी में से फ़ैसला करते हैं कि ये चीज़ बढ़ा दें और ये चीज़ कम कर दें। एनीवे, तो वो खैर कटौती की गई और उसके समरात सब्सिडी की मद में पेट्रोल की सूरत में दिए गए। लेकिन फिर एकदम से तकरीबन 130 रुपये से ज़ायद का फ्यूल बढ़ा दिया जाता है, आवाम का प्रेशर आता है, 80 रुपये कम कर दिए जाते हैं। एक मरतबा फिर गुज़िश्ता दिनों तकरीबन 30 रुपये के करीब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए जाते हैं। होता ये है कि आवाम सोचने पर मजबूर है, और ये बात तो आजकल बड़ी आम है कि कहा यह जाता है अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग हो रही है, इसराइल के दरमियान जंग हो रही है, लेकिन इन तीनों ममालिक के अंदर अमन की फाख्ता जो है वो लहरा रही है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि सारा बर्डन हमारे ऊपर है। हम मीडिएटर भी हैं, हम जो है
हर तरह से सालिसी का किरदार भी अदा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है एक कॉमन मैन जो है वो पिसता चला जा रहा है। तमाम तर महंगाई का बोझ आवाम पर आता है। तो ये क्या वजह है कि जो हुकूमत थी, चाहे हम तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बात करें, उससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बात करें, फिर PDM की बात करें, नवाज शरीफ साहब से पहले सदर आसिफ अली जरदारी की जब हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तब की बात करें, हर चीज़ में हमारे पास एक हल है कि हम मुश्किल में हैं, हालत जंग में है मुल्क, और आवाम के ऊपर बोझ डाल दिया जाए और आवाम 10, 20, 25, 50 रुपए का ऐसा फेरा चलाया जाता है जिससे अगर देखा जाए तो सिर्फ अब बोझ बढ़ता है महंगाई का, बेरोज़गारी का, और इस तरह से जिस इन्फ्लेशन बढ़ती है उसका नुकसान ये होता है कि लोग बेरोज़गार तो होते ही हैं, उनके घर चलाना मुश्किल हो जाते हैं। ये जो एक तबका है ना जो इस मुल्क पे राज कर रहा है और जिसको हम अशराफिया कहते हैं, वो सिर्फ कुछ लोग हैं। जब हम देखते हैं सड़कों के ऊपर नई नई गाड़ियाँ फिर भी निकल रही होती है, कि आम आदमी सोचता है कि मैं बाइक खरीदने तक के मेरे पास पैसे नहीं, पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं है, 50-60 हज़ार रुपये तनख्वाह वाला तो रोल रहा है। आप खुद सोचें कि आज से 10 साल पहले जो हालात थे उसकी 60 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, आज 65 हज़ार रुपये बहुत ज़्यादा हो गई होगी, या बहुत सारों की तो बेचारों की उनसे भी कम हो गई होगी। तो वो इन 10 सालों की महंगाई को किस तरह से अपने घर के जो हालात हैं उसमें वो किस तरह से सेटल करते होंगे, कभी हुकूमत ने ये सोचा? किस रिलीफ की बात की जाती है? रिलीफ ये होता है कि वज़ीर ख़जाना आते हैं और वो ये फरमाते हैं कि हम IMF से लोन ले रहे हैं और कर्ज उतारना है, सूद अदा करना है, तो एक काम करते हैं, आपके ऊपर एक मरतबा फिर 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ा देते हैं। अरे भाई, 5 रुपये 20 पैसे बिजली भी बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, गैस के प्राइस बढ़ा देते हैं, सर्दी आती हैं तो यही हल है आपके पास। मतलब इसका मतलब ये है कि हम इंतज़ार करें, खुदा ना करे कहीं पर भी कुछ होगा, कहीं पेट्रोल की बंदिश होगी, कहीं से LNG या गैस नहीं आ रही होगी, तो इसका मतलब ये कि आवाम से आप ज़्यादा पैसे लेके उनको वो चीज़ें प्रोवाइड भी कर रहे होंगे और उनसे कीमतें भी ज़्यादा ले रहे होंगे और फिर अपनी इकॉनमी चला रहे होंगे। तो ये कौन सा तरीक़ा है? ये कौन सा तरीक़ा है जिसके अंदर मैं अगर ये बात करूँ कि एक आदमी पे आप अगर 100 रुपये बढ़ाते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल 1 करोड़ लोग जो जिनके ऊपर ये असर पड़ता है, तो 100 करोड़ तो सिंपल यही हो गया ना। तो जब 100 करोड़ आपके पास ऐसे आ रहा है तो आप 100 रुपये बढ़ाते हैं तो कितना पैसा आता होगा? और सिर्फ एक चीज़ पे नहीं बढ़ता। अगर आप देखें तो पेट्रोल के साथ साथ बिजली महंगी होती है, फिर गैस का भी कहीं ना कहीं से कोई ऐसा एक फार्मूला आता है जिसके तहत वो भी कहीं ना कहीं महंगी हो जाती है, LPG महंगी कर दी जाती है और फिर जो है मिट्टी का तेल तक महंगा कर दिया जाता है। अच्छा, पहले पाकिस्तान में गैस बहुत वाफिर मकदार में थी, आज भी हम देखते हैं सुनते हैं कि हर जगह ज़खायर निकल रहे हैं। फिर पाकिस्तान में जो कुदरती मादनियात हैं उसकी भी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इसके बावजूद भी वो कहाँ जा रहा है? इसके बावजूद भी अगर पूछा जाए कि ये जितने भी एसेट्स हैं पाकिस्तान के, वो एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुँच रहे? इसके बावजूद भी सवाल ये बनता है कि हम ही क्यों पिसते रहें और हमें कब रिलीफ मिलेगा? अगर मैं तो बेसिकली कराची से ताल्लुक़ है मेरा, तो आप मुझे एक बात बताएं, हम रोड पर निकलें तो टूटी हुई सड़कें गुज़िश्ता 2 साल से हम उनको भुगत रहे हैं। हमारी साइकिल से लेके बड़ी से बड़ी गाड़ी तक की ऐसी की तैसी हो चुकी है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पर उसके अलावा पानी का शॉर्टेज आप देखें, आए दिन एक हफ्ते के लिए नहीं तो 3-3, 4-4 दिन के लिए पूरे इलाकों के अंदर पानी नहीं होता, लोग परेशान हो जाते हैं। अक्सर लोगों ने जो है वो बोरिंग करवा ली है और उसमें से शदीद तरीन खारा पानी आता है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कोई असर नहीं पता। आपका डेली की बुनियाद, हर महीने की बुनियाद पर आपका वाटर टैक्स भी आता है। फिर बिजली का हाल ये है कि कहा यह जाता है कि इलेक्ट्रिक वाले ये फरमाते हैं कि जहाँ से हमें रिकवरी नहीं होगी तो उसका बोझ हम पूरी उस जो वहाँ पर आवाम है उसके ऊपर डाल देंगे। वो कैसे? लोड शेडिंग होगी वहाँ पर, चलो भाई लोड शेडिंग हो गई, उसके बाद क्या करें? उसके बाद करें ये कि बिजली के बिल तो कम आने चाहिए, बिल उससे ज़्यादा आते हैं। ख़ास बात के आप रिकॉर्ड पर उठा के देख लें, किसी का बिल कम नहीं हुआ पिछले 2 साल के अंदर। अगर मैं बात करूं, किसी का बिल कम नहीं हुआ। उसके यहाँ बिजली जो है अब उस तरह से नहीं आती जैसे पहले आती थी। कहा जाता है जी वहाँ से रिकवरी नहीं। अरे भैया, हमारा कसूर है। फिर ये कहा जाता है कि जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं तो उनके पैसे, ये भी सुनने में आया, उनके एडजस्ट होते हैं। कहाँ एडजस्ट होते हैं? जो लोग पे ऑफ कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूँ तो मैं उसका भी भरूँ जो चोरी कर रहा है। कमाल का कानून है ये। तो एक दफ़ा शजील इनाम मेमन साहब ने भी असम्बली में खड़े होकर कहा था, ये तो पाकिस्तान में शायद ही पहले कभी सुना, ये दुनिया में कहीं नहीं सुना कि जो लोग बिल दे रहे हैं उनमें जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनका भी बिल लग के आता है। ये बड़ी आसान सी बात है कि अगर आप बिजली चोरी वालों के पैसे जो है उन लोगों से लेंगे जो बिल पे कर रहे हैं, तो इससे बड़ी करप्शन क्या होगी? आपके पास इकॉनमी चलाने के लिए सिंपल तरीका ये, तो भाई हुकूमत मुझे दे दें, मैं भी ऐसे चला सकता हूँ कि जहाँ पे आवाम से। लेकिन मैं तो एक चीज़ ये देखूँगा कि मैं अगर किसी के ऊपर लोड डाल रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल
मतलब अगर हम देखें ना तो हज़ारों रुपए की जो है ना एक आदमी जो टैक्स पेयर था उस पर कम से कम हज़ारों रुपए हर महीने बढ़ रहे हैं। तो हज़ार रुपए बढ़ने का मतलब क्या होता है कि आप अगर उसको कैलकुलेट करें तो ये अरबों खरबों रुपए तो वैसे ही बन जाते हैं। तो भाई मैं IMF से कर्जा क्यों ले रहा हूँ, सिर्फ उसको सूद लौटाने के लिए? तो भाई जान छुड़ाऊँ एक दफ़ा आवाम को कहूँ भाई 200 रुपये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं 1 महीने तक के लिए, आप जो है IMF से हमारी जान छूट रही है, आप ये कर लें तो शायद इकॉनमी समझ जाए, फिर हम कहें कि हम खुद कफ़ील हैं। और फिर जो है यहाँ पे एक नई सूरत हाल, लेकिन डर इस बात का 200 रुपये बढ़ा दिए तो उसके बाद 190 रुपये रहेंगे, यानी कि 10 रुपये कम कर दिए जाएंगे और कहेंगे देखें हमने कितना रिलीफ दिया। ये कौन सा रिलीफ है? वज़ीर-ए-आज़म साहब से सवाल मेरा ये है, आप बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, आप बड़े दिन रात एक करके ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग बंद करा रहे हैं, आप खलीजी ममालिक से अपने ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, वो हमें जो है कर्ज़ भी रोल ओवर कर रहे हैं, हमें कर्ज़ भी दे रहे हैं, उस कर्ज़ का हो क्या रहा है? ऊपर से हमें मयस्सर क्या है ये टूटी-फूटी सड़कें, ये पूरा अगर हम बात करें सफूरा गोट से लेके, सफूरा चौक से लेके नुमाइश तक तकरीबन 23-26 किलोमीटर बनता है ये। 26 किलोमीटर की अज़ियतनाक रोड हमें दे रहे हैं। तो मतलब ये हम टैक्स भर के यानी कि अवाम टैक्स देकर ये हासिल कर रहे हैं। तो बताइए मुझे कितनी रकत का सवाब है कि कितने अरसे तक ये टैक्स देंगे? PTI दौर के अंदर भी ये बात कही थी कि इस हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, इसके पास भी एक ही फार्मूला है और वो ये है कि अवाम की जेबों से पैसा निकाल के टैक्स पे करो। तो मैं उनमें से नहीं हूँ जो सिर्फ एक पर तनकीद कर रहा है। मैं तो एक बात उमूमी एक आम कॉमन मैन के तौर पे कर रहा हूँ कि भाई सबके पास एक ही हल है, तो भाई आप हम क्या करें? हम इसी तरह सहते रहें? सबके पास सिर्फ एक फार्मूला है कि अवाम की जेब में हाथ डालो, जो कुछ ये कमा रहे हैं ये उधार लेके ज़िंदगी गुजारें, तब भी हमें टैक्स दें। तो भाई खुदा रहा आप थोड़े से अकल के नाखून लें, जो पैसा IMF को हम लौटा रहे हैं वो हम ही लौटा रहे हैं, तो हम कब तक लौटाते रहेंगे? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि कब इकॉनमी अपने पाँव पे खड़ी होगी? कौन से ऐसी रिसोर्सेज हैं जिसके ऊपर फ्यूचर में काम होकर हम ये समझेंगे कि हाँ हम खुद कफील हो गए। पेट्रोल हमारे यहाँ आता है तो पता नहीं कहाँ चले जाता है, गैस हमारे यहाँ इतनी निकलती है कि पूरी दुनिया को बांटते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाती है। ज़खायर की बात करें तो हमारे पास तो पता नहीं कितने ज़खायर हैं, हम तो सुनते ही आए हैं सिंध जो है ज़खायर से भरा हुआ है, बलूचिस्तान ज़खायर से भरा हुआ है। भाई आम आदमी कहाँ है? आम आदमी के पास क्या है? तो मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि जब तक अगर ये हुकूमत ये अपना क़िबला दुरुस्त नहीं करेगी, जहाँ पर भी कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन एंड रिज़ल्ट ये होगा कि लोगों का एतबार इन पर नहीं रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको मेरी काविश पसंद आई होगी। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।